यही डाइट अगर कोई प्री डायबिटिक व्यक्ति या कोई नॉर्मल व्यक्ति लेता है तो उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस भी फिर यदि आपकी फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है लेकिन 126 से कम है जी तो वो प्री डायबिटीज़ हो जाता है। आज से 2-3 दशक पहले खान पान स्वस्थ था और एक्सरसाइज कुछ ना कुछ हुआ करती है। बहुत पेशेंट ओपीडी में आके ये बोलते हैं कि हमें कोई शुगर का लक्षण नहीं, हमें कोई कमजोरी नहीं, हमें कोई सिरदर्दी नहीं। ये हर व्यक्ति को शुगर की जांच करनी चाहिए। हमारे देश में इतनी यंग लोगों को भी डायबिटीज़ होने लगी है। तो इवन बिलो 25 वी हैड अ प्रिवेलेंस ऑफ अराउंड 2-3% ऑफ डायबिटीज इन नॉर्मल पीपल। ओबेसिटी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी क्रॉनिक कंडीशंस दैट यू नो अबाउट। जितनी भी आप बात करेंगे आगे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो, चाहे ओएसए हो, चाहे पीसीओ हो, चाहे एनएफएलडी हो, इन सभी की जड़ ओबेसिटी। आपकी लाइफस्टाइल इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट, बट इट मे नॉट बी सफिशिएंट अलोन। कोई क्योर नहीं है इस बीमारी का परमानेंट। और अगर मेरी फैमिली में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो मुझे डायबिटीज़ ना हो, इसके लिए आप मुझे क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस टॉपिक है और हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी कि शुगर की प्रॉब्लम के बारे में। हिंदी में इसको मधुमेह कहा जाता है, पर यह बीमारी बिल्कुल भी मीठी नहीं है। इस बीमारी का बॉडी पे जितना असर हम देखते हैं वो बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। और इसी बीमारी को समझने के लिए, इसी बीमारी के इलाज के बारे में जानने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पारीक, जो कि एक रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं जयपुर से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो डायबिटीज़ के बारे में हम स्टार्ट करेंगे सर। डायबिटीज़ के लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं, प्री डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। राइट। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि ये तीन अलग अलग टर्म्स क्या हैं। जी, एक तो प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के पहले की अवस्था, जिसमें आपकी ब्लड शुगर्स नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटीज़ की लेवल भी नहीं है। जो बीच वाली स्टेज होती है उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्री डायबिटीज़ टाइप 1 में भी होता है और टाइप 2 में भी होता है। जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, यानी जब आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर भूखे पेट की 126 से ज़्यादा है, या रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है, या HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, उसे डायबिटीज़ कहा जाता है। जी। उस डायबिटीज़ में कई तरह के प्रकार हैं। टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है। उसके अलावा बहुत सारे और प्रकार भी है। जी। मोटे तौर पर टाइप 2 सबसे कॉमन होता है। जो 90% लोगों को होता है वो टाइप 2 होता है। जी। अधिकतर वो एडवांस एज में होता था, आजकल कम एज में होने लग गया है। अधिकतर लोगों के अंदर मोटापा होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, और उन लोगों को गोलियों से कंट्रोल किया जा सकता है। जी। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो अधिकतर कम उम्र में होता है, बच्चों में होता है। जी। और उसमें शरीर में इंसुलिन बनता नहीं है। इस वजह से उसका इलाज केवल इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा ही किया जाता है। जी। इसके अलावा और टाइप्स हैं, वो थोड़े रेयर होते हैं। और एक कॉमन जो टाइप है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जी। वो अधिकतर प्रेगनेंसी के दौरान होता है और फिर ठीक हो जाता है, यानी वो टेम्पररी डायबिटीज़ होता है केवल प्रेगनेंसी के दौरान। जी। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आया, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन कम बन रही है और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का क्या रहता है सर, वो कम बनती है या उसमें? टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स होती है, बीटा सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी। इसलिए वहाँ कम नहीं बल्कि बनता ही नहीं है इंसुलिन। तो उनको इंसुलिन लेना जरूरी होता है। जी। टाइप 2 में इंसुलिन थोड़ा कम बनता है और उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से जो बन रहा है वो भी काम नहीं कर पाता। तो उन पेशेंट्स को दवाइयों से, लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना संभव है। लेकिन टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन बनता ही नहीं है, उन्हें इंसुलिन ही देना होता है और वो आज फिलहाल केवल इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। ठीक है सर। तो जो ये प्री डायबिटीज़ की हमने बात की कि प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जहाँ पेशेंट डायबिटिक भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है। तो ये प्री डायबिटीज़ वाली स्टेट में पेशेंट को कोई लक्षण आते हैं या उसकी कोई शुगर वैल्यूज़ होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक है और आगे जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने की संभावना इसकी ज़्यादा है? सिम्टम्स नहीं आते हैं। सिम्टम्स प्री डायबिटीज़ में भी नहीं आते हैं और डायबिटीज़ की भी अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते हैं। जब शुगर्स बहुत बढ़ जाती है या फिर डायबिटीज़ के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो ही सिम्टम्स आते हैं। प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए आपको चेक करना जरूरी है शुगर्स को, और शुगर की कट ऑफ्स होती है। यदि आपकी फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है लेकिन 126 से कम है तो वो प्री डायबिटीज़ हो जाता है। यदि आपकी रैंडम शुगर 140 से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है तो वो प्री डायबिटीज़ है। और यदि आपका HbA1c जो 3 महीने की शुगर का एवरेज होता है वो 5.7 से ज़्यादा है लेकिन 6.5 से कम है, ये तीनों ही कंडीशन में प्री डायबिटीज़ माना जाता है।
तो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे पेशेंट को सचेत हो जाना चाहिए कि बिल्कुल अब मेरे को डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ गया है, तो मैं अभी से इस पे एक्शन लेना शुरू कर दूँ। बिल्कुल। तो सर हमारे जो रिसेंट रिसर्चेज हुए हैं, ICMR का डेटा भी इस बारे में काफ़ी डरावना है कहना चाहिए। इंडिया में 100 मिलियन लोग डायबिटिक हैं। 100 मिलियन मतलब अगर मैं करोड़ों के टर्म्स में बात करूँ 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। 132 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि लगभग 13 करोड़ लोग। और कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये नंबर थोड़ा कम है और 20 करोड़ से ऊपर प्री डायबिटिक होने की संभावना है देश में। तो इतना हाई बर्डन हमारे देश में है, और ये गवर्नमेंट डेटा है, मतलब कोई एस्टिमेटेड डेटा नहीं है, गवर्नमेंट डेटा है। तो इतना हाई प्रेवलेंस हमारे देश में होने का कोई पर्टिकुलर रीज़न? एक तो हमारी जो रेस है, जो इंडियन रेस है, वो ससेप्टिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी एंड ऑल दी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें सडनली बहुत चेंज आया है। आज से 2-3 दशक पहले जो हमारी लाइफस्टाइल थी वो बहुत अलग हुआ करती थी, खान पान स्वस्थ था और एक्सरसाइज कुछ ना कुछ हुआ करती थी। अब जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफस्टाइल है, खाना बदल गया है, एक्सरसाइज ज़ीरो हो गई है, खेल कूद बच्चे करते नहीं हैं। इन सभी कारणों से, और साथ में स्ट्रेस ऐड हो गई है, ये सब कारणों के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रिवेलेंस बढ़ रहा है डायबिटीज़, ओबेसिटी, प्री डायबिटीज़ जो आपने आंकड़े बताए। और इसमें एक डरावनी बात यह है कि यंग डायबिटिक्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। तो प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज़ इन यंग एज ये हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज से 15 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, उस समय यदि किसी को 30 साल से कम उम्र में डायबिटीज़ हुआ है तो वो टाइप 1 होता था यूजुअली, टाइप 2 होता ही नहीं था उस एज के अंदर में। लेकिन आज रोज़ाना हम पेशेंट देखते हैं जिनकी उम्र 18-20 साल है, 22 साल है, और उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आगे के लिए। जैसे हम बात करेंगे आगे, डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ख़तरनाक है, और ये चिंता का विषय है कि हमारे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, टाइप डायबिटीज़। जी हाँ, जाहिर सी बात है। अगर 15 साल में ही इतना चेंज आ गया है तो ये तो मतलब आप बता रहे हैं कि, और गवर्नमेंट डेटा इस चीज़ को पूरा सपोर्ट कर रहा है कि पूरा जो हमारी लाइफस्टाइल है बदल गई है, हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर सिर्फ बढ़े नहीं हैं, जो डेटा है वो ये है कि 2000 तक हमारे पास 32 मिलियन डायबिटिक्स थे, यानी कि 3 करोड़। आज वो 10 करोड़ हो गए हैं। बिल्कुल। तो नंबर ही 3 गुना हो गया सिर्फ 25 साल के अंतराल में। जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो तो है ही है, बट 3 गुना नंबर बढ़ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सर आपने कहा बीच में, आपने डायबिटीज़ के लक्षणों की बात की थी, तो क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के? प्री डायबिटिक में कुछ पता लगता है पेशेंट को, या डायबिटीज़ में जाके पता लगता है? बहुत पेशेंट OPD में आके ये बोलते हैं कि हमें कोई शुगर का लक्षण नहीं, हमें कोई कमज़ोरी नहीं, हमें कोई सिरदर्दी नहीं। तो कोई लक्षण होते भी हैं इसके? हाँ, इसके लक्षण होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि या तो आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बढ़ी शुगर के कारण लक्षण आते हैं। वो लक्षण होते हैं जैसे आपकी ब्लड शुगर यदि 180-200 के ऊपर जाती है तो यूरिन से बाहर निकलती है जी। यदि शुगर 250-300 हो गई तो यूरिन से शुगर बाहर निकलती है। शुगर बाहर निकलती है तो शुगर और पानी खींचती है, यानी यूरिन बार बार आती है। आपको बार बार यूरिन आती है तो फिर आपको बार बार प्यास लगती है। जो आप खा रहे हो उसका शुगर बनता है और यूरिन से बाहर निकल जाता है, इसलिए खाया हुआ शरीर को लगता नहीं है जी। तो वेट लॉस होता है। तो जब शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब आपको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, यानी बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, थकान लगना, भूख लगना, वेट कम होना, पाँवों के अंदर जलन होना, झंझनाहट होना, ये न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। तो इस तरह के लक्षण आते हैं जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे घाव भर जाता है, वो घाव भरने के लिए यानी जो घाव नहीं भरने वाली कंडीशन आती है वो तब जब आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, 300-350 हो जाती है तो घाव भरने में दिक्कत आती है। वरना यदि आप प्री डायबिटिक भी है तो आपका घाव भर जाएगा। तो समस्या ये है कि आम जनता मानती है कि मेरा घाव सही भर रहा है, मुझे पेशाब ज़्यादा नहीं आ रही तो मुझे शुगर नहीं है जी। ये गलत धारणा को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि शुगर का प्रिवेलेंस इतना ज़्यादा है हमारी कंट्री में कि हर व्यक्ति को शुगर की जांच करनी चाहिए। और शुगर की जांच सस्ती जांच है, कोई बहुत महंगी जांच नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्चा करना है। आजकल हर जगह ग्लूकोमीटर होता है, आप शुगर चेक कर लीजिए और वहम निकल जाता है डायबिटीज़ है या नहीं है आपको। पहले ये होता था कि आप 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आप जाँचें कराइए रूटीनली, वो भी नहीं कराते हैं लोग। अभी जैसा आपने कहा ICMR का डाटा आया था, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस निकाली है उसमें ये है कि 30 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को शुगर चेक करनी ही चाहिए। कितना फ्रीक्वेंटली? एनुअली।
साल में एक बार आपको चेक करनी ही चाहिए 30 साल के अधिक उम्र के लोगों को। लेकिन उससे भी आप सभी को पकड़ नहीं पाएंगे। हमने एक स्टडी की थी आज से 2 साल पहले, डिफीट डायबिटीज़ कैंपेन हमने एक रन किया था ऑल ओवर इंडिया। उसमें हमने 1 डे 1 मिलियन ब्लड टेस्ट किए थे पूरे कंट्री में, और उसका डाटा एनालाइज करके पब्लिश किया गया है। उसमें जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, और ICMR डाटा से भी अधिक सीरियस ये मैटर दिखाई दिया है उसमें, है ना। तो उसमें 25 साल हमने देखा ये था कि अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है 35 के बाद में स्क्रीनिंग करना चाहिए डायबिटीज़ के लिए, ICMR कहती है 30 के बाद करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने, जैसे डॉक्टर अनूप मिश्रा है, उनके पेपर्स थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे 25 से कम में करना चाहिए, ना कि 30 के पहले। तो हमने एनालाइज किया डायबिटीज़ प्रिवेलेंस इन पीपल बिलो 35, बिलो 30 एंड बिलो 25। तो इवन बिलो 25 वी हैड अ प्रिवेलेंस ऑफ अराउंड 2-3% ऑफ डायबिटीज़ इन नॉर्मल पीपल। और टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ देम। यानी यदि आप 100 बच्चों को जो 25 साल से कम उम्र के हैं चेक करेंगे, तो उनमें से 2-3 को शायद डायबिटीज़ ऑलरेडी होगा, और 2-3 को आप नया डायग्नोज कर लेंगे, और ये सारे असिम्टोमेटिक है, जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। तो इन बच्चों का डायबिटीज़ का प्रमाण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यदि इनको ट्रीट नहीं किया जाए तो इससे कॉम्प्लिकेशंस उन्हें बहुत कम उम्र में आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर स्क्रीनिंग करें, और वेट ना करें कि हम 40 के बाद करेंगे, 50 के बाद करेंगे। इसके अलावा कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्यों चेक करना चाहिए, किसे चेक करना चाहिए। तो एक तो है आपको 25 के बाद सबको चेक करना ही चाहिए, ठीक है। फिर भी यदि आप नहीं करना चाहते तो कुछ रिस्क फैक्टर्स है कि उस केस में तो करना ही चाहिए। जैसे यदि आपके फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फादर को डायबिटीज़ है, आपकी मदर को डायबिटीज़ है, यदि आप ओबेज है या ओवरवेट है, यानी आपके मोटापा है, या सेंट्रल ओबेसिटी है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, या फिर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, या आप स्मोकर है, या आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, सिर्फ बैठने का काम रहता है, या फिर आपका खान पान बहुत हेल्दी नहीं है, इन सभी रिस्क फैक्टर में से एक भी अगर है तो आपको डायबिटीज़ की जांच 20 साल 22 साल की उम्र में करना शुरू कर देना चाहिए एनुअल बेसिस पर। और ये 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, तो वो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है। यानी जिस बच्चे के केवल पिताजी को डायबिटीज़ है, उसको डायबिटीज़ होने की संभावना शायद 10% होगी, 15% होगी एट द एज ऑफ 25, लेकिन अगर दोनों को है तो संभावना 50% हो जाती है। तो अधिकतर उन फैमिलीज़ में जहाँ दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें डायबिटीज़ यंग एज में हो जाती है। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई सर कि हमारे देश में इतने यंग लोगों को भी डायबिटीज़ होने लगी है। आपने 2 बीच में बातें कही जिन पे मैं और क्लैरिफिकेशन चाहूँगा सर आपसे। एक तो आपने कहा कि जो लोग ओवरवेट हैं और ओबीस हैं उनको अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो सर ओवरवेट और ओबीस हम किसको मानते हैं, पहला सवाल। दूसरा चीज़ जो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आपने कहा हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की क्या डेफिनेशन है सर? क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये डेफिनेशन लोगों को पता लगेगी तो लोगों को पता लगेगा कि हम भी सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए सर। एक तो ये ओवरवेट और ओबेसिटी का जो कट ऑफ्स है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की है। 25 BMI बॉडी मास इंडेक्स जो निकाला जाता है आपकी वेट और हाइट से अधिक अगर है तो उसको ओवरवेट माना जाता है, और 30 से अधिक है तो उसको ओबेज माना जाता है। लेकिन ये कट ऑफ्स हमारे लोगों पर लागू नहीं होती है। इंडियंस के लिए 23 BMI से अधिक आपका, तो उसे हम ओबेज मानते हैं। अब ओबेसिटी के अंदर में अब ओवरवेट ओबेसिटी 2 अलग टर्म्स नहीं रही है, अभी नई गाइडलाइंस आई है वर्ल्ड वाइड। अब उसे स्टेज 1 या स्टेज 2 कहा जाता है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज़्यादा है लेकिन आपको कोई भी बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो आप स्टेज 1 ओबेसिटी में हैं। और यदि आपको इनमें से कुछ भी है तो दैट इज स्टेज 2 ओबेसिटी। ये तो हो गया ओबेसिटी के बारे में। दूसरा सवाल आपका था सीडेंटरी लाइफस्टाइल। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप आम लोगों के लिए पूछे तो हर आदमी जो मेहनत नहीं करता है, जो खेत में काम नहीं करता है या जो लेबर काम नहीं करता है, वो सीडेंटरी ही है आज। क्योंकि हम अगर डेली 1-2 घंटा एक्टिव काम ना करें तो हम सीडेंटरी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो रेगुलरली 1-2 घंटा एक्सरसाइज करते होंगे। वो तो मिनिमम करने के लिए हमारी ज़रूरी है। उसके अलावा यदि आप लगातार 4 घंटा 6 घंटा बैठे रहते हो एक ही जगह पर विदाउट मूवमेंट, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आइडियली आपको आजकल कल्चर आ रहा है स्टैंडिंग वर्किंग कल्चर, यानी जिसमें आप काम करते हुए भी खड़े रहे या घूमते रहे। अगर संभव हो आपके ऑफिस में तो आप जो अपना काम कर रहे हो बैठे हुए करने के बजाय घूमते रहना चाहिए। यदि आपका एक प्रोलॉन्ग सिटिंग वाला जॉब है तो आपको बीच बीच में उठ करके थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए।
एक नई टर्म आपने सुना होगा कि सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग। हाँ जी। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि यदि आप बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो इट इज़ एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। जी। सो दैट इज़ व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इफ़ यू आर नॉट मूविंग, इफ़ यू आर सिटिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, यदि आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते तो उसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। ठीक है। तो BMI की भी बात की सर आपने, तो BMI तो इजीली आप किसी भी कैलकुलेटर को लेके भी, हमारे व्यूअर्स को यही बता रहा हूँ कि किसी भी कैलकुलेटर को लेके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं। बाकी वेट और हाइट स्क्वायर का रेशो हमें लेना होता है BMI के लिए, और आपको अपना BMI पता होना चाहिए। अगर आपका BMI 23 के ऊपर है तो आप स्टेज 1 ओबेसिटी में तो आ ही जाते हैं, जिस हिसाब से सर ने अभी बताया। तो बहुत सारे लोग आज भी हमारी सोसाइटी में प्रचलन है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो ये कितना कमज़ोर हो गया, ये कितना पतला हो गया, लेकिन ओबीस को लोग हेल्दी कहते हैं। हेल्दी कहते हैं जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी हमारी समाज का ये एक आई वुड से इट्स आयरनी फॉर अ कंट्री कि इतना कॉमन बीमारी है लेकिन हम उसको बिल्कुल उल्टा मानते हैं। यदि कोई मोटा है तो उसे हेल्दी कहते हैं और कोई अगर नॉर्मल वेट है तो उसे कमज़ोर कहते हैं। ये धारणा बदलना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत बड़ा चैलेंज आता है उन लोगों को जो वेट लॉस करना चाहते हैं। जी। मेरा वेट पहले ज़्यादा हुआ करता था, मुझे वेट लॉस करना है। यदि मैं वेट लॉस की कोशिश करता हूँ तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि आप कमज़ोर हो गए हो। देन आई हैव टू टेल देम बैक कि कमज़ोर नहीं, हेल्दी हो गया हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ हेल्दी। यदि आप नॉर्मल वेट है, यदि आपका BMI 23 से कम है तो उसे हेल्दी माना जाता है। यदि 23 से ऊपर है तो अनहेल्दी है। इट इज़ नॉट हेल्दी, इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ ओबेसिटी। अंडर वेट होता है जो BMI 18 से कम होता है, बहुत लीन एंड थीन है, आपका BMI 18 से कम हो गया तो उसे हम अंडर वेट कहते हैं। बट ये कंसेप्ट चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि मोटापा ही बहुत बड़ी बीमारी है और ना केवल बीमारी बल्कि बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी क्रॉनिक कंडीशंस दैट यू नो अबाउट। जितनी भी आप बात करेंगे आगे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो, चाहे OSA हो, चाहे PCOD हो, चाहे NFLD हो, इन सभी की जड़ ओबेसिटी है। बिल्कुल। और उससे हमने नॉर्मलाइज कर दिया ये कह के कि हेल्दी है। जी। तो हमें ये पूरे समाज में बदलाव लाना जरूरी है कि ओबेसिटी इज़ नॉट हेल्दी एंड बीइंग नॉर्मल वेट इज़ हेल्दी। बहुत अच्छा मैसेज आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए आज सर ने बोला है। तो सर डायबिटीज़ की तरफ थोड़ा सा वापस आते हैं। वेट पे हमने काफ़ी बात की। डायबिटीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इट्स अ साइलेंट किलर। तो सर आपने जैसे कि बताया कि बहुत कम पेशेंट्स में सिम्टम्स आते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं भी आते। तो सर वाई इज़ इट अ साइलेंट किलर? ऐसा क्या है इस बीमारी में कि इसके लक्षण बहुत टाइम तक हमें पता नहीं चलते और पता भी लगते हैं तो सीधा एक कॉम्प्लिकेशन के साथ? बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी में एबनॉर्मलिटी जो होती है बायोकेमिकली वो होती है आपकी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाती है, इंसुलिन लेवल्स कम हो जाती है और उसके साथ में कई सारे चेंजेस होते हैं पैरामीटर्स में, लेकिन वो आपकी बॉडी में कोई बदलाव लाते नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुगर बहुत बढ़ती है तो वो बदलाव आते हैं, लेकिन ये जो बढ़ी हुई इंसुलिन की मात्रा इनिशियल स्टेज में हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, उस समय इंसुलिन लेवल्स बढ़ी रहती है बॉडी के अंदर में, ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा, इससे हमारी बॉडी की मेनली जो ब्लड वेसल्स है यानी जिसके थ्रू हमारे शरीर में खून जाता है उनमें धीरे आप इस साधारण भाषा में समझिए कि शक्कर चिकनी होती है तो चिकनाहट हमारी उन वेसल्स में जो पाइप्स की तरह है वहाँ जम जाती है। तो जैसे यदि आपके घर की पाइपलाइन में धीरे धीरे चिकनाहट जम रही है तो ब्लॉकेज बनता रहेगा। अब वो ब्लॉकेज जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक भी फ्लो चलता रहेगा, भले फ्लो कम हो जाएगा लेकिन फ्लो आता रहेगा। तो आर्टरीज में ये ब्लॉकेज बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जब तक ब्लड सप्लाई जा रहा है तब तक कोई लक्षण नहीं आएगा, लक्षण तब आएगा जब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। यानी यदि आपकी हार्ट की नस ब्लॉक हो गई तो आपको हार्ट अटैक आएगा, यदि ब्रेन वाली ब्लॉक होगी तो स्ट्रोक आएगा, किडनी वाली ब्लॉक होगी तो किडनी फेलियर हो जाएगी, आपकी नसों वाली ब्लॉक होगी तो आपको न्यूरोपैथी हो जाएगा या गैंग्रीन हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक वो ब्लॉकेज कंप्लीट नहीं होता है तब तक बहुत लक्षण नहीं आते। यदि ब्लॉकेज कंप्लीट नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट है यानी अच्छा खासा हो गया है तो कुछ लोगों को छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा बिफोर दी हार्ट अटैक, या पाँव में दर्द होना शुरू होगा चलते समय, उसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये सिम्टम्स भी हम इनिशियली पिकअप नहीं कर पाते क्योंकि कई बार ठीक है छाती में दर्द हुआ है, होता रहता है, गैस हो गई होगी। हमारे देश में ये और बहुत बड़ी कॉमन धारणा है, छाती में दर्द तो गैस हो गई, वो गैस निकल जाती है, ठीक हो जाता है। सिर में दर्द को भी गैस ही मानते हैं, वो हर चीज़ गैस ही होती है। तो उस वजह से क्या है कि हम लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये शायद गैस है। वी डोंट वांट टू सी कि एक्चुअल कॉज क्या है, जबकि हम
जांचें करके पता कर सकते हैं, लेकिन हम भी वो एक होती है ना कि बिल्ली की तरह आंख मूंद करके उस तरह से शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में मुंह डाल, हाँ कि है भले ठीक है कि मुझे पता नहीं करना है. जी. सो वी शुड चेंज दैट मेंटेलिटी, एंड इफ़ वी गेट एनी सिम्टम्स वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज फॉर दैट रादर देन सेइंग कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो होता रहता है. जी जी जी. तो मतलब आपने बताया सर कि हर बॉडी पार्ट को ये शक्कर की बीमारी जो है राइट. ये जो आपका सवाल मैं पूरा कर नहीं पाया. हाँ, साइलेंट किलर इसे कहा जाता है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स ये तुरंत नहीं होती बीमारियाँ. डायबिटीज़ आपको जब शुरू होता है उससे लेकर के अगले 10-15 साल बाद में ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और जब आते हैं तब ये रिवर्सिबल नहीं होते. यदि आपकी हार्ट की नस ब्लॉक हो गई है तो या तो आपको हार्ट अटैक आएगा या फिर आप बाईपास कराएंगे या एंजियोप्लास्टी कराएंगे. यदि आपके पाँव की नस ब्लॉक होगी तो गैंग्रीन हो जाएगा, पाँव काटना पड़ जाता है अधिकतर केसेस के लोगों को. किडनी में अगर एक बार ब्लॉक हो गया और किडनी फेल हो गई तो देन देयर इज नो ट्रीटमेंट टू रिवर्ट इट बैक, फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ता है. आंखों की नस ब्लॉक होगी तो आपकी रेटाइनोपैथी से अंधापन आ जाता है. तो अनफॉर्चुनेटली जो इससे कॉम्प्लिकेशंस है, यदि आप कॉम्प्लिकेशन स्टेज पे पहुंच गए तो डॉक्टर बहुत कुछ नहीं कर सकते. वो केवल उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं कि आगे ना बढ़े, लेकिन रिवर्स नहीं हो पाती है. इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है और ये पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है. जी. बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में कि डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है. उनको डिटेक्ट तब होती है जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, और उस स्टेट पे जब उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है तो उनका जवाब होता है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कर लूँगा, या मैं योगा प्राणायाम कर लूँगा, या मैं वेट लॉस करके और आई विल रिवर्ट इट बैक. राइट. और ये अगर डिसिप्लिन उनके अंदर होता पहले तो डायबिटीज़ की कंडीशन तक तो वो पहुँचते ही नहीं. पर फिर भी ये मेंटालिटी लोगों में बहुत देखने को मिलती है कि अब एक डिनाइल फेज शुरू हो जाता है कि अब मैं जो है दवाइयाँ ना लूँ, मैं कुछ भी करके और कंट्रोल कर लूँ. पर वो होता है नहीं सर. और अल्टीमेटली ऐसे लोग जो हैं दे आर वेरी, मतलब क्या बोलें, उनको दूसरी बार वापस से कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं. कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल. ऐसे लोगों को आप कैसे समझाते हैं कि नहीं, वो बेसिकली इसमें कई तरह के लोग होते हैं. कुछ तो ऐसे है कि जिन्हें डायबिटीज़ रिसेंटली डायग्नोज हुआ है लेकिन ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, फास्टिंग 150 के आसपास है, पोस्ट पेंडल 200 के आसपास है, थोड़ा वेट ज़्यादा है. तो उन पेशेंट्स को मैं समय देता हूँ, पहले कन्विंस करता हूँ कि मेडिसिन जो हम आपको देंगे वो नुकसान नहीं करेगी. बेसिकली एक गलत धारणा ये भी लोगों के अंदर है कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो एलोपैथी दवाइयाँ होती है नुकसान करती है. ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर. अभी डायबिटीज़ की गलतफहमी ये भी है सर कि इसकी आदत पड़ जाती है. हाँ, आदत पड़ जाती है. तो ये इंसुलिन के बारे में ऐसा कई लोग मानते हैं. तो बेसिकली एलोपैथिक दवाइयाँ जो भी मार्केट में आती है डायबिटीज़ के इलाज के लिए, वो एक रिगरस फेज ऑफ रिसर्च के थ्रू आती है. करीबन 20 साल रिसर्च करना होता है एक नई दवाई को मार्केट में लाने से पहले, तभी उसे अप्रूवल मिलता है मार्केट में आने के लिए. और वो स्ट्रिंजेंट सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद ही मार्केट में आती है. तो वो सभी दवाइयाँ सेफ़ होती है, इफेक्टिव होती है, तभी उनको मार्केट में बेचने का लाइसेंस मिलता है. पहली बात तो ये. दूसरा, अभी पिछले 15-20 सालों के अंदर डायबिटीज़ में बहुत अच्छी दवाई आ गई. वो दवाइयाँ ऐसी है कि जिसे डायबिटीज़ नहीं है वो भी खा सकता है, ओनली फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़. और ऐसी एक नहीं बल्कि मल्टीपल दवाइयाँ हैं. तो इसलिए डायबिटीज़ की दवाइयाँ यदि आप लेते हैं तो नुकसान नहीं करती. जी. शुगर लो करने वाली दवाइयाँ अलग होती है, लेकिन आजकल सेफ दवाइयाँ हैं जो नुकसान नहीं करती आपको. जी. फिर भी यदि आप बिल्कुल ही एवर्जन है आपको डायबिटीज़ दवाइयों से या एलोपैथी दवाइयों से, तो यू कैन टेक सम टाइम कि मैं 1 महीना ट्राई करता हूँ, 2 महीना ट्राई करता हूँ. उतने समय तक यदि शुगर थोड़ी बढ़ी हुई तो नुकसान नहीं होता बहुत. आपकी फास्टिंग 120 है, 130 है, पीपी 200 है और वो 2-3 महीना रहता है तो नुकसान नहीं करेगा. बट ड्यूरिंग दैट टाइम यू ट्राई योर बेस्ट कि मैं लाइफस्टाइल पूरी करूँ फॉलो, शुगर्स कंट्रोल करूँ, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करूँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करूँ, वेट कंट्रोल करूँ. यदि पेशेंट कर पाता है बहुत अच्छी बात है, एंड देन फॉलोअप करना है रेगुलरली. एक प्रॉब्लम इसमें ये होता है अनुपम कि बहुत से लोग इनिशियल स्टेज में अच्छा लाइफस्टाइल करके शुगर्स कम कर लेते हैं एंड देन बाद में वो केयरलेस हो जाते हैं. फिर वो 6 महीने बाद में आते हैं तो शुगर बिल्कुल 300-350 हो जाती है. तो वो नहीं करना है. आपकी लाइफस्टाइल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट, बट इट मे नॉट बी सफिशिएंट अलोन एंड मेडिसिन आर रिक्वायर्ड यूजुअली. यदि आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं और लाइफस्टाइल पर कंट्रोल्ड है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो भी आपको रेगुलर चेकअप्स और फॉलोअप करना जरूरी है, क्योंकि वो एज के साथ बढ़ती है. डायबिटीज़ में एक चीज़ जिसे आप रोक नहीं सकते वो एजिंग है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे पैनक्रियास बूढ़ा होता है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है. जी. तो आपने बताया सर कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क हैं और इनके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको कि हम टाइमली शुरू करें तो प्री डायबिटिक स्टेट में तो हम काफ़ी हद तक इसको डायबिटीज़ बनने से रोक भी सकते हैं, और डायबिटिक स्टेट में हम कॉम्प्लिकेशंस होने से रोक सकते हैं. बिल्कुल. अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से रोक सकते हैं. कोई क्योर नहीं है इस बीमारी का परमानेंट?
क्योर ये टर्म जो है बड़ी डाइसी टर्म है। जी। बेसिकली एज का कोई क्योर नहीं है जी। यू कांट स्टॉप एजिंग एंड डायबिटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग, सो योर पैनक्रियाज इज एजिंग। यू कैन नेवर से दैट कि पैनक्रियाज अब बूढ़ा होगा ही नहीं जी। तो रिवर्सल होता है, रेमिशन होता है, ये भी टर्म्स होती है। आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई थी, उस समय आपको वेट ज़्यादा था, आपने लाइफस्टाइल से वेट कम कर लिया, शुगर्स नॉर्मल हो गई। और हो सकता है कि ये शुगर्स नॉर्मल रहे विदाउट मेडिसिन फॉर 3 years, 4 years, 5 years और 10 years, but still you can't say that it is cured because at one stage your pancreas will be old enough or may not be producing enough of insulin, तब शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्यूर वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि क्यूर एजिंग का भी नहीं है। कंट्रोल, यू कैन से रेमिशन पॉसिबल है, रिवर्सल पॉसिबल है। ये संभव है कि आपको बिना दवाई आप कंट्रोल कर पाए शुगर्स को और मेंटेन कर पाए, कई सालों के लिए मेंटेन कर पाए, दैट इज़ पॉसिबल। बट डोंट से कि ये क्योर हो गई, मुझे चिंता नहीं करनी है। जैसे आप क्योर कहते हो वैसे ही हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम लाइफस्टाइल पूरी छोड़ देते हैं एंड देन इट विल अगेन रिवर्ट बैक। तो ये वाला भी सर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि डायबिटीज़ जैसी चीज़ क्योर नहीं होती है। यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन लिव अ गुड लाइफस्टाइल विद इट। आप उसको आगे तक, आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस स्टेट पे लेके जा सकते हैं। बट आप उसको पूरी तरह क्योर कर दें, दवाइयाँ छोड़ दें, लाइफस्टाइल छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप दवाइयाँ छोड़ सकते हैं कुछ केसेस में, हो सकता है केवल लाइफस्टाइल अलोन माइट बी सफिशिएंट टू मेंटेन इट, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट क्योर बिकॉज वो एक स्टेज में आकर के आपकी शुगर्स बढ़ेगी और दवाई लेनी पड़ेगी आपको। तो आपको फॉलोअप करते रहना है रेगुलरली। जी जी। डाइट का क्या रोल है सर? किस तरह की डाइट आप डायबिटिक्स को सजेस्ट करते हैं? और अगर मेरी फैमिली में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो मुझे डायबिटीज़ ना हो, इसके लिए आप मुझे क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? जी, डाइट में देखिए सबसे पहली बात तो आज जो डाइट हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी डाइट है। पैकेज फूड्स, प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें तो अवॉइड ही करनी चाहिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक। यदि आप केवल घर का बना खाना खाते हैं तो उसमें भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूट्रिएंट्स का वो प्रॉपर नहीं है। हमारे इंडियंस की डाइट जो है वो हाई कार्ब डाइट है। हम लोगों की डाइट में मेन चीज़ होती है रोटी चावल। नॉर्थ में रोटी होती है, साउथ में चावल होता है, प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली आपकी डाइट में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फाइबर्स होना चाहिए। फाइबर्स आपको मिलते हैं सलाद से, फ्रूट्स से, ये आपकी डाइट में एक मेन कंपोनेंट होना चाहिए। उसके बाद में प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है, जो खास करके वेजिटेरियंस में बहुत कम होता है। प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है, तो प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए डाइट के अंदर में, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए। इसका प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में दो शुड बी सफिशिएंट विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। तो उसके लिए आपके हरी सब्जियाँ, सलाद और फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं सर जिनको आप अवॉइड करने बोलते हैं डायबिटिक्स को? हाँ, डायबिटीज़ होने के बाद में, जब आपको डायबिटीज़ हो जाता है उसके बाद में, क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए वो फ्रूट्स जिनमें ग्लूकोज ज़्यादा है उन्हें अवॉइड करना है। जैसे आम है, चीकू है, केला है, अंगूर है, ये 4 फल ऐसे जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा होता है, यानी जब ये खाएंगे आप तो ग्लूकोज सडनली बढ़ जाता है। यदि आप डायबिटिक है तो आपको नहीं खाना चाहिए। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो आप खा सकते हैं, बचाव के लिए इनको बंद करने की जरूरत नहीं है। मीठा ना खाने से डायबिटीज़ नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर केस में मीठा खाने की वजह से आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और इसलिए आपको ओबेसिटी होती है। मोटापा फिर बाद में जाकर के डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। कई लोग ये मानते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन यदि आप मीठा खाते हैं तो आपको कैलोरी इंटेक ज़्यादा रहेगा और मोटापा ज़्यादा होगा। जी। तो सर आपने एक वर्ड यूज़ किया ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और साथ ही में आपने कहा सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ होना। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि मैं तो चीनी खाते ही नहीं, मेरे को डायबिटीज़ हो गई। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में सर आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी लोगों को देना इंपॉर्टेंट है स्टेज पे, कि क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स उनको अवॉइड करना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, और इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्लान करके, इसको नज़र में रख के उनको डाइट कैसे अपनी चार्ट आउट करनी चाहिए? राइट। तो जैसे हमारे जो खान पान की अधिकतर चीज़ें हैं उन सभी में ग्लूकोज होता है। यदि आप रोटी भी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद में जब वो डाइजेस्ट होती है तो उसका ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, एक तरीके से चीनी में ही कन्वर्ट होता है वो। चीनी में कन्वर्ट होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होने के बाद जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज ही होता है उसमें। स्टार्च यदि है, जैसे आलू है, चावल है, ये स्टार्च है, इनमें जल्दी ग्लूकोज रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन यदि आप प्योर ग्लूकोज खाते हैं, शक्कर खाते हैं, तो वो तो ग्लूकोज ही है। शक्कर यानी सुक्रोज है, उसमें ग्लूकोज ही होता है, तो वो खाते से ही शुगर बनती है। तो बेसिकली आप जो खाना खा रहे हैं उसको खाने के बाद में ग्लूकोज लेवल्स कितनी फास्ट बढ़ती है
उसे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। जी। यदि आप प्योर शुगर लेंगे या ग्लूकोज लेंगे तो वो खाते से ही उसमें पूरा शुगर ही है, तो तुरंत शुगर बढ़ेगी, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहेगा। यदि आप कोई फल खा रहे हैं, जैसे आप कोई खट्टा फल खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, एप्पल में मिठास तो होती है, लेकिन वो पूरे एप्पल में से ग्लूकोज का प्रमाण बहुत कम होता है, इसलिए पूरा एप्पल खाने के बाद भी आपकी ग्लूकोज बहुत कम बढ़ेगा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। मोटे तौर पर आम आदमी को समझने के लिए जो चीज़ें मीठी है उन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। जी। उसके अलावा जो चीज़ें स्टार्च है, जैसे पोटैटो हो गया या चावल हो गया, स्टार्ची चीज़ें जो भी है उनका मीडियम है। और जो चीज़ें हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, मिक्स डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है साथ में फाइबर ज़्यादा है, उनका इंडेक्स कम रहेगा। जैसे हमारे गांव में लोग जौ खाते हैं जी। तो जौ में फाइबर भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो फाइबर होने की वजह से जो ग्लाइसेमिक पीक आता है शुगर का वो ब्लंट हो जाता है, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है बजाय मैदा के जिसमें शुगर सडनली बढ़ती है। जी। और ये बाकी जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, चना और इनका कम से कम रहेगा क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है। तो इस तरह की डाइट लेना डुअल बेनिफिट देगा, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो गया और प्रोटीन इंटेक भी बढ़ गया। राइट। तो सर डाइट का जो आपने बताया, यही डाइट अगर कोई प्री डायबिटिक व्यक्ति या कोई नॉर्मल व्यक्ति लेता है तो उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस भी फिर कम हो जाएंगे। ये सभी को लेना चाहिए। बेसिकली हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली नॉर्थ में या जयपुर में मीठा खाने का बहुत शौक है लोगों को, और मीठा सबसे ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि मीठा खाने से आपकी डेंस कैलोरीज आप एक साथ लेते हो और वेट बढ़ता है। तो मीठा इज़ दी मेन रीज़न फॉर ओबेसिटी हमारे कंट्री के अंदर में। यदि हमारे खाने में से हम मीठा भी कट कर देते हैं तो भी ओबेसिटी के एंड देन बाकी डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है सर। अब सर आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जो ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस है उसमें स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज, तीन चीज़ों की हम बात करते हैं। डाइट की हमने बात की, एक्सरसाइज का क्या रोल है? किस तरह की एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए? क्या मैं जिम जाके डंबल्स उठाना शुरू कर दूं? आपकी क्या रिकमेंडेशंस होती हैं दोनों केसेस में? सर मैं वापस से पूछूंगा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होने का रिस्क है, उस रिस्क को कम करने के लिए, और यदि कोई डायबिटिक है तो उसको किस तरह की एक्सरसाइजेज आप एडवाइस करेंगे? राइट। तो इनमें जिसको डायबिटीज़ होने की रिस्क है उन लोगों को मिक्स ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें एरोबिक भी आती है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी आती है। एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है यानी कि तेज़ चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, इन सभी एक्सरसाइज के अंदर में आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, वेट लॉस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये सभी बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। ठीक है। साथ में मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए, वो एक्सरसाइजेज जिनमें आपकी मसल्स का उपयोग हो, जैसे डंबल्स करना जो आप कह रहे थे, या जिम में जो वज़न उठाना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है क्योंकि मसल मास हमारे इंडियंस का कमज़ोर होता है। आपने पहले एक सवाल पूछा था इंडियंस में, मैं उस समय बता नहीं पाया आपको। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है और मसल मास कम है, लीन मसल मास कंपेयर टू दी यूरोपियंस एंड कॉकेशियंस। तो हमारा मसल मास वैसे ही कमज़ोर है, उसको बनाए रखना ज़रूरी होता है। उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करना चाहिए, वरना आगे चल के आपको सार्कोपेनिया होता है। आजकल एक नई टर्म है फॉर मसल मास लॉस, उसे सार्कोपेनिया कहते हैं। जिसको डायबिटीज़ है उसको भी ये सब करना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ डायबिटीज़ के साथ में कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं वहाँ पर आपको इंडिविजुअलाइज करना होता है। मान लीजिए आपको ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो आप बहुत अधिक रनिंग या स्विमिंग शायद ना कर पाए क्योंकि आपके उस समय हार्ट की रिस्क बढ़ जाती है आपको। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो शायद आप वॉक ना कर पाए। तो डिपेंडिंग ऑन दी कोमॉर्बिडिटीज़ और अलग कंडीशंस के हिसाब से हमें हर आदमी के लिए एक्सरसाइज प्लान भी अलग से बनाना पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पर जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उन्हें दोनों चीज़ करनी चाहिए। एक तो आप तेज़ चले, करीबन 45 मिनट रोजाना ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक, टहलना नहीं, केवल तेज वॉक करना चाहिए। उसके अलावा 15-20 मिनट आप मसल बिल्डिंग का एक्सरसाइज करिए कुछ। साथ में यदि आप योगा करते हैं, हमारा इंडियन योगा आजकल इस पर भी बहुत जोर आ रहा है और काफ़ी सारे रिसर्च भी आए हैं और ये पाया गया है कि योगा बहुत हेल्दी है, बहुत यूज़फुल है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो। इन एडिशन टू आपकी मूवमेंट्स और जो पोस्चर्स है उनका बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में योगा एक मेंटल आपको पीस देता है, सुकून देता है और वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। जी। तो आपने बताया सर कि एक्सरसाइज में मिक्स ऑफ एक्सरसाइज राइट इज़ द बेस्ट। हर थोड़ी थोड़ी तरह की एक्सरसाइज हमें सारी अपने रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए। राइट। स्लीप के ऊपर आते हैं सर। स्लीप की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटीज़ प्रीडिस्पोजिशन को बढ़ावा देती हैं,
और कितने घंटे की स्लीप एक आप डायबिटिक को रेकमेंड करते हैं? स्लीप एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर बहुत रिसर्च भी हुआ है और बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स है। मोटे तौर पर यदि आपकी स्लीप बहुत कम है तो भी हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा है तो भी हार्मफुल है। ठीक है। एक आदमी को ऑन हेल्दी नोट 6 से 10 घंटा आप एक एवरेज मान सकते हैं। 6 से कम डेफिनेटली हार्मफुल है और 10 से ज़्यादा डेफिनेटली हार्मफुल है जी। आइडियल है कि आप 8-9 घंटा एक अच्छी नींद आपको आनी चाहिए, साउंड नींद, ये ज़रूरी है जी। दूसरा डे टाइम नैपिंग, वो भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर डे टाइम नैपिंग आप थोड़ी देर के लिए करते हैं 15 मिनट या आधा घंटा तो दैट इज़ हेल्पफुल। अदर स्टडीज़ में बताया गया है कि डे टाइम नैपिंग कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। सो उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल आपकी स्लीप एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको 8 घंटा एवरेज स्लीप सभी को लेनी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों में आप पाएंगे कि डायबिटिक्स में मोटापा साथ होता है और उनको OSA भी होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उस पर आपने पहले पॉडकास्ट भी किए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि आदमी अच्छा सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, यानी गहरी नींद में है, बट वो नींद अच्छी नहीं होती है। जब आप खर्राटे लेकर नींद ले रहे हो, यदि आपके एपनियाज आ रहे हैं तो दैट 8 आवर्स ऑफ स्लीप मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू, इट माइट बी नॉट अ हेल्दी स्लीप। तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। केवल गहरी नींद यानी खर्राटे वाली नींद नहीं होना चाहिए जी। तो मतलब OSA की जो प्रॉब्लम है ये आपको डायबिटिक्स के साथ में काफ़ी देखने को मिलती होगी? काफ़ी मिलती है, जिनका एक बहुत ही विशियस साइकिल है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, OSA। जिसको ओबेसिटी है उसको OSA होता है, OSA की वजह से डायबिटीज़ बढ़ता है। यदि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपकी ब्लड शुगर भी बढ़ती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और ओवरऑल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेज आ जाती है, जिससे सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो यदि आपको दोनों चीज़ साथ में है तो OSA का इलाज करना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। वेरेबल्स की आजकल बहुत बात हो रही है, स्मार्ट वॉचेस, वेरेबल्स, राइट। तो ऐसे कोई वेरेबल्स हैं जिनसे अपने ब्लड शुगर्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप सजेस्ट करते हो कि भाई आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, आपको बार बार मेरे पास ना आना पड़े, इसलिए आप वेरेबल यूज़ कर सकते हैं, आपकी ब्लड शुगर का चेक रख सकते हैं, या मेरे को आपकी ब्लड शुगर मंथली बेसिस पे पता लग जाए कि भाई पूरे महीने कैसी थी। बिल्कुल। तो ये जो स्मार्ट वॉचेस, ट्रैकर्स और स्मार्ट रिंग्स ये सब आ गए हैं, इनमें आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग का कोई ऑप्शन देखते हैं? फ़िलहाल जो आप कह रहे हैं उसे नॉन इन्वेजिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं, वो फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यदि आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग उस पर जाएंगे वेबसाइट पर तो आपको 50 प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो क्लेम करते हैं कि ये आपकी घड़ी है जिसमें शुगर चेक होती है, वो सारी फर्जी होती है। ठीक है। उनमें से कोई भी वैलिडेटेड नहीं है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, कहीं पर भी अभी फ़िलहाल नहीं है। रिसर्च इस पर काफ़ी चल रहा है एंड देर आर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। Maybe very soon you will have some wearable devices which can non-invasively monitor the blood sugar levels, but अभी नहीं है। लेकिन CGM एक डिवाइस है जो अवेलेबल भी है और जो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। उसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस कहा जाता है। वो वेरेबल वॉच नहीं होती है, वो एक सेंसर होता है जो आपकी आर्म पर लगाया जाता है और लगाने के बाद में वो 15 डेज तक आपकी शुगर हर मिनट चेक करता रहता है। वो शुगर लेवल्स आपके मोबाइल साथ में सिंक होती है, मोबाइल में आप देख सकते हैं। वही शुगर लेवल्स आपका डॉक्टर देख पाता है अपने क्लिनिक में बैठ करके। तो दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, विच इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर हर पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटिक है वो हमेशा यूज़ करता है CGM डिवाइस, यूरोप में और USA में। हमारे यहाँ पर उसका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है। एक रीज़न अफोर्डेबिलिटी है और दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस है, बट दीज आर वेरी गुड डिवाइसेस इफ़ यूज्ड। तो सर इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ये जो स्मार्ट रिंग्स हैं, इनका एक डायबिटिक के लिए कोई खास फ़ायदा नहीं है? नहीं, इनका यूज़ है बट नॉट फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसके अलावा बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जो ये मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा यूज़ तो एक्टिविटी ट्रैकिंग का है। ये सारी स्मार्ट वॉचेस और जो डिवाइसेस है ये आपकी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं। आपने कितनी कैलोरी स्पेंड करी है, कितना वर्कआउट किया है, वो सब पता लगता है। आपका हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मॉनिटर करते हैं। कुछ डिवाइसेस आजकल ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर पाते हैं। कुछ डिवाइसेज आपकी स्लीप हेल्थ भी मॉनिटर करते हैं। एंड दीज ऑल पैरामीटर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट एज वेल एज नॉन डायबिटिक, ओबेज, प्री डायबिटिक, सभी के लिए। तो ये सारे ही स्मार्ट डिवाइसेस यूज़फुल है, लेकिन शुगर मॉनिटरिंग के लिए नहीं है, बाकी पैरामीटर्स के लिए है।
तो बाकी पैरामीटर्स भी हम चेक में रखने के लिए बिल्कुल बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ डजन कम अलोन, इट कम्स विथ मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स एंड डायबिटिक पेशेंट्स को साथ में ये सारी बीमारियों का रिस्क होता ही है। इसलिए उनका रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग, ये सब ज़रूरी है। तो इसलिए ये डिवाइसेस जो यूज़ कर सकते हैं उनको करना चाहिए। दूसरा इनका एडवांटेज ये होता है कि आप इनको यूज़ करते हुए इन साथ में ऐप होता है, उस ऐप में आप देख पाते हो एंड देन यू योर सेल्फ फील बेटर। आपने आज मेरे जैसे आप देखो कि जो लोग यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि मैंने आज 8,000 स्टेप्स कर लिए, मैंने आज 9,000 स्टेप्स कर ली। उनको गोल होता है कि 10,000 स्टेप्स पूरी करनी है। तो इट ऑल्सो मेक्स अ चेंज इन योर बिहेवियर और आप थोड़े प्रोएक्टिव होते हो फॉर एक्सरसाइज एंड टू गेट आउट ऑफ योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसलिए ये अच्छे हैं। ठीक है। आजकल बड़े नए ड्रग्स की बात चल रही है सर, जो कि वेट लॉस ड्रग्स के नाम से मार्केट में प्रमोट हो रहे हैं। राइट। ट्रिज़ेपेटाइड, सेमाग्लूटाइड, राइट। ऐसे ड्रग्स का एक डायबिटिक के लिए कोई रोल है क्या? ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हेल्प करते हैं? हाँ, ये सारे ड्रग्स एक्चुअली बने डायबिटीज़ के लिए ही है जी। ये शुरुआत जो हुई थी एक्सेनाटाइड से शुरू हुआ था। तो बेसिकली GLP-1 नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है, सभी की बॉडी में, और वो हार्मोन डायबिटिक्स में कम बनता है। तो उस हार्मोन को पहले तो एक्सट्रैक्ट किया गया था एनिमल्स में से, फिर सिंथेटिकली बनाया गया। आई एम टेलिंग यू द होल स्टोरी, द ओल्ड स्टोरी। और अब जो हम यूज़ कर रहे हैं ये GLP-1 एनालॉग्स है, जो एनालॉग्स लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। अब जो रिसेंटली मार्केट में वो सारे वंस वीक इंजेक्शन है, ठीक है। तो इनका इन्वेंशन हुआ था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, बट इट वॉज फाउंड दैट इन एडिशन टू कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स दे हैव मल्टीपल अदर बेनिफिट्स, और उनमें से एक है वेट लॉस। तो वेट लॉस के लिए कई दशकों बाद ऐसी कोई दवाई आई है जो बहुत प्रॉमिसिंग है, और ये सारी ड्रग्स हैं। पहले कई सारी दवाइयाँ आई थी, वो दवाइयों के या तो साइड इफ़ेक्ट्स थे या बहुत इफेक्टिव नहीं थी। अब पहली बार हमारे कंट्री में भी, पहले तो बाहर के देशों में आई थी, वो दवाइयाँ उपलब्ध है जिनसे आप ईजीली 10%, 15%, अप टू 20% वेट लॉस कर सकते हैं। और वो वेट लॉस ईजिली हो सकता है इवन फॉर द पीपल हु कांट फॉलो द लाइफ स्टाइल स्ट्रिक्टली, बिकॉज जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि पेशेंट्स अधिकतर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कर लूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो लाइफस्टाइल के द्वारा वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं या तो कर नहीं पाते हैं, और जो कर पाते हैं उनमें रीगेन होता है। थोड़े दिन बाद में लाइफस्टाइल फिर चेंज हो जाती है और फिर से रिबाउंड वेट गेन होता है और फिर से वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी है। डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ में ये वेट लॉस करती है, और वेट लॉस करने के कारण ये सारी बीमारियों को रिवर्स करती है। तो इन दवाइयों के जो इफ़ेक्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे हैं बियॉन्ड डायबिटीज़। जैसा आप खुद ENT स्पेशलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि OSA जो बीमारी है उसमें मोटापे का बहुत बड़ा रोल है, एंड यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट दिस ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ OSA, बिकॉज ये पाया गया है कि वेट लॉस के कारण OSA ठीक हो जाता है। जबकि अर्लियर वी यूज्ड टू टेल कि OSA में आपका इलाज केवल वो CPAP लगाइए और कोई इलाज नहीं है। वैसे ही फैटी लिवर जो बहुत कॉमन है, फैटी लिवर हर किसी को मिलता है आजकल, है ना, और इट इज़ नॉट अ बिनाइन कंडीशन, इट्स वेरी सीरियस कंडीशन। नाउ इट्स कॉल्ड एज MASH, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिसीज, MASLD, और उसके आगे लिवर फेलियर होता है, उसको भी ये रिवर्स करती है। तो इवन एट दिस स्टेज वेयर पेशेंट्स हैव फाइब्रोसिस इन द लीवर, जिसको पहले मानते थे रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्स हो जाता है विद दिस ड्रग। इसके अलावा डायबिटीज़ रिवर्सल भी इससे होता है। जो अर्ली स्टेज डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर में इस ड्रग का यूज़ करने से वेट लॉस होता है एंड डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है, एंड दे कैन रिमेन नॉन डायबिटिक फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स इन दवाइयों में है। तो सर ये दवाइयाँ तो मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली स्टोरी पे चल रही हैं। बिल्कुल। इनकी कोई डाउन साइड्स भी हैं? इनकी सबसे बड़ी डाउन साइड ये है कि ये बहुत कॉस्टली है फ़िलहाल। तो जैसा आपने कहा कि इतनी पॉपुलर दवाइयाँ है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ करते हैं, इवन नॉर्मल पीपल, इवन नॉन ओबेस पीपल। इसे एक तरीके से लोगों ने एंटी एजिंग ड्रग मान लिया है। इसको हर किसी को लेना चाहिए, जो इट इज़ नॉट ट्रू। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी शुड टेक, बट इट इज़ अ गुड ड्रग फॉर पीपल हु आर ओवरवेट एंड ओबेस एंड हु हैव अ स्टेज 2 ओबेसिटी, जिनकी और बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयाँ अच्छी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी को लेना चाहिए, कई लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं।
ये डिस्पाइट इट बीइंग कॉस्टली देयर आर पीपल जिनके पास पैसा बहुत है और वो केवल एक एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए इसको ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ठीक है। सेकेंडली, जैसे आपने पूछा डाउन साइड क्या है, तो कॉस्ट के अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे शुरुआत में जब आप इसको देते हैं तो थोड़ा सा आपको भूख कम लगती है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा लगता है, या कुछ लोगों को उल्टी होती भी है। तो ये साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए डॉक्टर्स इसका डोज धीरे धीरे टाइट्रेट करते हैं, कम डोज दे करके फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो अगर आप एक डॉक्टर की निगरानी में इसको लेते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। रेयर केस में, हज़ारों में या लाखों में एक आध केस में पैनक्रेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है उन्हें ये ड्रग्स अवॉइड करनी चाहिए, है ना। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ जब वेट लॉस करती है तो वेट लॉस के साथ में, वेट लॉस में केवल फैट लॉस नहीं होता है, इट्स अ वेट लॉस, तो प्रोपोर्शनली आपकी मसल मास का भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए जब आप इन दवाइयों पर है तो आपको अपना मसल मास लॉस होने से बचाना होता है। और उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होती है, एक तो सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक इन द डाइट, और सेकंड आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो मैंने पहले बताई थी, मसल्स की एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि आपका मसल लॉस ना हो। जी। नेक्स्ट सवाल सर मेरा अल्कोहल और स्मोकिंग को लेकर है। ये दोनों हैबिट्स वैसे तो हम नेगेटिव ही बोलते हैं, बट डायबिटिक्स के लिए क्या ये दोनों हैबिट्स ज़्यादा हार्मफुल हैं या नॉर्मल पॉपुलेशन जितनी ही हार्मफुल हैं? स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ निकोटिन कंजम्पशन वो हर लेवल पर हार्मफुल है, हर किसी के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती है, उसमें एक रिस्क फैक्टर स्मोकिंग भी है। तो स्मोकर्स आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। ठीक है। तो स्मोकिंग एंड निकोटिन कंजम्पशन इज़ बैड, कितना भी लेंगे तो नुकसान ही करेगा आपको। ठीक है। दूसरा, अल्कोहल जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैटर है। अल्कोहल पर कुछ स्टडीज़ ऐसी है जो ये कहती है कि यदि आप मॉडरेशन में अल्कोहल लेते हैं तो इट मे नॉट हार्म यू, इट माइट बी गुड फॉर सम रीजंस। तो मॉडरेट अल्कोहलिज्म का जो डेफिनेशन है उसका मतलब बहुत कम प्रमाण में अल्कोहल, जो आम लोगों को समझाना यदि चाहे तो 30 ml का पेग बनता है स्पिरिट में, उस तरह के यदि आप 2 पेग या 3 पेग 30 ml वाले सप्ताह में 2-3 दिन लेते हैं और उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं तो इट मे नॉट हार्म यू फ्रॉम डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। बट लीवर को हार्म कर सकता है जी। तो अल्कोहल में इट इज़ हार्मफुल व्हेन यू टेक इट इन लार्ज अमाउंट्स। इफ़ यू आर अ क्रॉनिक अल्कोहलिक इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। इफ़ यू टू बिंज अल्कोहलिज्म, यानी एक साथ बहुत अल्कोहल लेंगे तो नुकसान करता है। इसलिए हमारी गाइडलाइंस, जो अमेरिकन गाइडलाइंस एक्चुअली, वो ये कहती है कि डू नॉट डिस्करेज मॉडरेट अल्कोहलिज्म। यानी कोई यदि एक लिमिटेड अमाउंट का अल्कोहल लेते हैं तो उसको आपको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं, उसे ना कहे कि आपको छोड़ना जरूरी है, लेकिन जो लेते हैं ज़्यादा उनको आपको बोलना होगा कि ये छोड़िए। ओके। तो डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहलिज्म मॉडरेट लेवल तक ठीक है, बट जो ये माइल्ड और मॉडरेट ड्रिंकर्स भी हैं इनको बाकी बीमारियां तो होंगी, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ नहीं होगी तो ये एक सेफ लिमिट है। तो वो मैसेज आई थिंक हमारे लीवर के लिए डेफिनेटली हार्मफुल है, बिल्कुल लेते हैं वो। ये मैसेज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रीसेंट चेंजेस आ रहे हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किए बिना आजकल कोई भी पॉडकास्ट पूरा नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आगे आने वाले टाइम में रोल है डायबिटीज़ के साथ में? आगे आने वाले टाइम में नहीं, अभी भी है, फिलहाल भी है। तो देर आर सेवरल टूल्स विच आर अवेलेबल नाउ दैट यूज़ AI फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़। बेसिकली डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा रोल होता है डायबिटीज़ सेल्फ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का, मॉनिटरिंग का, जिसमें क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार 10-15 मिनट के लिए, उसके अलावा सारा टाइम उन्हें खुद मैनेज करना है डायबिटीज़। तो उस समय उनको ऑन रेगुलर बेसिस डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करना, एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, ये सारे काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल है। बहुत से ऐसे AI ऐप्स है, AI बेस्ड ऐप्स है जो आपको रेगुलर मोटिवेट करेंगे फॉर एक्सरसाइज, फॉर टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, जो आपको गाइड करेंगे, आपके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान बना देंगे, जो आपके लिए कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्लान बना देंगे। तो ऐसी चीज़ें ऑलरेडी है मार्केट में, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज आर न्यू थिंग्स, दीज आर नॉट वैलिडेटेड एंड रेगुलेटेड। तो फिलहाल यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर की सलाह से यदि पता हो कि ये टूल अच्छा है तो आप उसको यूज़ करिए। अदरवाइज टिल द टाइम देयर इज़ अ रेगुलेशन और देयर इज़ सम अप्रूवल फॉर दिस टूल्स वी शुड अवॉइड दिस टूल्स। ठीक है सर। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में हमने ड्रग्स की बात की, जो दवाइयाँ हैं, हमने GLP-1 एनालॉग्स की बात की, थोड़ा सा टाइम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। क्या इंसुलिन की आदत पड़ सकती है?
ये एक बहुत बड़ी मिथ है लोगों के अंदर में, बहुत बड़ी धारणा है, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है लोगों का जब इंसुलिन की सलाह दी जाती है कि मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। जी। इंसुलिन या कोई भी दवाई डायबिटीज़ की ऐसी नहीं है जो हैबिट फॉर्मिंग है। इंसुलिन हम पेशेंट्स को देते हैं जब उनकी सर्जरी करनी होती है, और सर्जरी के बाद भी बंद हो जाता है इंसुलिन, उनको दोबारा लेना नहीं पड़ता है। पेशेंट जिनके डायबिटीज़ के साथ में प्रेगनेंसी होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे आर गिवन ओनली इंसुलिन, बट आफ्टर डिलीवरी उनका इंसुलिन बंद हो जाता है। तो इंसुलिन आपको हैबिचुअल नहीं बनाता। जी। होता यह है कि अधिकतर केसेस में जब टैबलेट्स काम करना बंद कर देती है, जब और कोई चीज़ काम नहीं करती है, तब इंसुलिन दिया जाता है। तो उस समय में यू ऑलरेडी आर एट अ स्टेज जहाँ पे आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है। जी। तो वो लेना आपकी ज़रूरत है, वो आदत नहीं है। इट इज़ नॉट दैट कि आपको दे दिया इसलिए आदत पड़ गई। उस स्टेज में जब आपकी गोलियां काम नहीं करती है, शरीर में इंसुलिन बनना ही बंद हो गया है, तब आपको इंसुलिन लेना ही पड़ता है, और वो आदत नहीं होती है, वो ज़रूरत होती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हम देखते हैं? इंसुलिन का एक साइड इफ़ेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर लो हो जाना। तो इंसुलिन ऐसी दवाई है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ही ली जानी चाहिए, और इंसुलिन कई तरह के आते हैं। बिल्कुल। रेगुलर इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट, अल्ट्रा लॉन्ग, प्रीमिक्स, को फॉर्मुलेशंस, और ये हर एक का अलग अलग रोल होता है। तो यदि आप गलत इंसुलिन ले लेते हैं, गलत डोज ले लेते हैं, गलत टाइम पर ले लेते हैं, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। लेकिन यदि आप डॉक्टर की सलाह से और प्रॉपर मॉनिटरिंग से करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा एक साइड इफेक्ट जो खाली नोट करने के लिए कहा जाता है वो है वेट गेन। जी। बेसिकली इंसुलिन शुरू करने के बाद में थोड़ा बहुत वेट गेन होता है, बट दैट्स नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इट्स अ इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ठीक है। एक वर्ड आपने बीच में यूज़ किया सर, जेस्टेशनल डायबिटीज़। जी। प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये प्रॉब्लम सीरियस है? ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ, एंड आई टेल यू हाउ। जैसा हमने बताया कि डायबिटीज़ के जो कारण हैं उनमें जेनेटिक कारण होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, एक और कारण होता है उसे कहते हैं एपिजेनेटिक। जी। यानी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय में यदि उसकी ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल नहीं है तो उसका प्रभाव उसके फीटस पर पड़ता है। जो बच्चा उसकी कोख में है उसका डीएनए मॉडिफाई हो जाता है, इसे एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। तो इफ़ द ब्लड शुगर लेवल्स आर इवन मॉडरेटली एलिवेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दे एडवर्सली अफेक्ट द डीएनए ऑफ द बेबी इनसाइड, और जिससे उसका फ्यूचर का हेल्थ पूरा डिसाइड होता है। तो इन एपिजेनेटिक कारणों की वजह से हमारे देश में, जैसे मैंने बताया आपको कि डायबिटीज़ इन यंग बढ़ रहा है। यंग एज में जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ गया है, तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ बढ़ रहा है कंट्री में। बिल्कुल। उस कारण से जो नेक्स्ट जनरेशन बेबीज़ है वो प्रोग्राम हो रहे हैं फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़, ओबेसिटी एट यंगर एज। तो एट अ सोसाइटल लेवल इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये वन ऑफ द रीजंस है फॉर गेटिंग डायबिटीज़ एट अ यंगर एज एंड हैविंग मोर एंड मोर ओबेज चिल्ड्रन इन आवर पॉपुलेशन। इसको ठीक किया जा सकता है यदि हम ये इंश्योर करें कि हमारे देश में हर वो महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसका शुगर चेक हो टाइम पर और वो नॉर्मल मेंटेन रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो इफ प्रेगनेंसी इज अ स्टेज वेयर इफ यू कैन मेंटेन दैट द पैरामीटर्स ऑफ द मदर आर नॉर्मल, यू कैन इंश्योर अ नेक्स्ट जनरेशन विच इज़ हेल्दी। वंडरफुल। राइट। सो ये तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज आपने बताया कि प्रेगनेंसी में शुगर मॉनिटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि आगे आने वाले बच्चे की हेल्थ पे इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करता हूँ, जैसा आपने सुना होगा, हम बहुत सुनते हैं कि अगर एक माँ पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ लेती है, पढ़ लेता है, ऐसा कहा जाता है कि। तो आई वुड से दैट आज की जनरेशन में रिलेवेंट ये है कि यदि एक मदर हेल्दी है तो पूरी जनरेशन हेल्दी बना देगी। जी। अगर वो मदर की प्रेगनेंसी के समय वो हेल्दी नहीं रहती है तो उसका दुष्प्रभाव पूरी जनरेशन पर पड़ता है अगली। बिल्कुल, आई 100% अग्री विद दिस सर। सर, जस्ट एज वी आर क्लोजिंग इन फॉर दिस पॉडकास्ट, कुछ मिथ बस्टर्स जो कि आम जनता के माइंड में रहते हैं और एक कॉमन धारणाएं लोगों के मन में बन जाती हैं, कोई इसका ओरिजिन नहीं जानता बट हैं धारणाएं सो हैं, और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उन राइट मैसेजेस को लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और गलत धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या डायबिटीज़ को नेचुरली क्योर किया जा सकता है? क्योर ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा। डायबिटीज़ को नेचुरली आप रिवर्स कर सकते हैं यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करते हैं और आप अर्ली स्टेज में है डायबिटीज़ की, जब डायबिटीज़ स्टेज में या डायबिटिक में भी यदि आपको डायबिटीज़ पिछले 6 महीने में 1 साल में हुआ है और यदि आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करें तो आप रिवर्ट हो सकते हैं नॉर्मल स्टेज में, जिसे हम रिवर्सल कहते हैं। ठीक है। बट इट इज़ नॉट द क्योर ऑफ डायबिटीज़। ठीक है। क्या ऐसा है कि सिर्फ चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होती है?
चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, चीनी इज़ नॉट अ फैक्टर जो डायबिटीज़ करता है। चीनी खाने से मोटापा ज़रूर होता है क्योंकि आपका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाता है और मोटापे के कारण डायबिटीज़ होती है। इसलिए चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन एक्सेसिव मीठा खाने से मोटापा और मोटापे के कारण डायबिटीज़ होता है। ठीक है सर, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट सर, अगर आपको 5 टेक अवे पॉइंट्स देने हों किसी भी डायबिटिक को, तो वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे सर? इसके पहले एक मैं मिथ में ऐड कर दूं कि एक मिथ बहुत कॉमन है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है, क्या ये दवाई मेरी किडनी ख़राब कर देगी या इंसुलिन मेरी किडनी ख़राब कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझाना लोगों को कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ और इंसुलिन आपकी किडनी को बचाएगी। यदि आप नहीं लेंगे तो किडनी ख़राब होगी। जो किडनी को ख़राब हो रही है वो डायबिटीज़ के कारण हो रही है, ना कि दवाई की। हाँ, होता यह है कि हमारे एक रिश्तेदार थे, उनको इंसुलिन लगाया, उनकी किडनी ख़राब हो गई। वो इंसुलिन से नहीं हुई है क्योंकि वो डायबिटिक है बहुत सालों से और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पाए ढंग से, इसलिए किडनी ख़राब हो गई। तो डायबिटीज़ की कोई भी दवाई, इंसुलिन हो चाहे गोलियाँ हो, किडनी ख़राब नहीं करती, कोई अंग खराब नहीं करती। यदि ये नहीं लेंगे तो उसकी वजह से शुगर बढ़ने के कारण आपकी किडनी और अंग खराब होते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए, बिल्कुल, कि दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, ना लेना नुकसान करता है। ठीक है, नाउ विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। 5 टेक अवे पॉइंट्स डायबिटिक कम्युनिटी के लिए। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप अपना बॉडी वेट, वेस्ट साइज, BMI ये पता करें। ये पता करने के बाद में देखिए कि क्या आप नॉर्मल वेट है या ओवरवेट है या सेंट्रली ओबेस है। ओवरवेट ओबेसिटी हमने बात की है, BMI से आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है सेंट्रल ओबेसिटी, यानी तोंद बाहर होना, और उसके लिए एक डेफिनेशन है या पैरामीटर है। यदि आपकी वेस्ट साइज़ आपकी हाइट से आधे से ज़्यादा है तो आप सेंट्रली ओबेस है। यानी यदि आप 36 इंच की पैंट पहनते हैं और आपकी हाइट 72 से कम है, यानी आप सेंट्रली ओबेस है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है, अपने आप को जाने, अपनी बॉडी को जाने जी। दूसरा, यदि आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप अपनी शुगर की जांच तुरंत करें और नियमित करते रहें। यदि एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो आपको संभावना 30% के आसपास है। यदि दोनों को है तो आपको संभावना 100% है। एट सम स्टेज ऑफ लाइफ यू विल गेट डायबिटीज़, इसलिए शुगर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। तीसरी चीज़, डायबिटीज़ अकेले नहीं आती है, उसके साथ में कई बीमारियाँ होती है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना है, वेट भी कंट्रोल करना है, और डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचाव करना है। तीसरी बात, हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई शुगर इज़ जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है, केवल शुगर कंट्रोल है यानी सब ठीक नहीं है। वो शुगर कंट्रोल के अलावा उसके लिए जो दवाई यूज़ की जा रही है वो दवाई सही है या नहीं आपके लिए। साथ में जो और बीमारियां होती है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इन सब से बचाव कर रहे हैं यानी ये ज़रूरी है। चौथी बात, जितनी महत्वपूर्ण दवाइयाँ है उतना ही महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल है। एक हेल्दी डाइट, जिस डाइट में सफिशेंट अमाउंट ऑफ फाइबर्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और बैलेंस्ड मील हो, वो आपको लेना चाहिए। पांचवी बात, डाइट के अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड दैट एक्सरसाइज शुड बी अ मिक्सचर ऑफ aerobic exercise as well as resistance training and probably yoga also if you can do. वंडरफुली पुट सर। एक छठा पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि स्लीप को बहुत सीरियसली लें और अच्छी नींद इंश्योर करें। अगर आप स्नोरिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर इसी पॉइंट पे हम आज का पॉडकास्ट यहाँ क्लोज करते हैं। इट वॉज अ प्लेजर डूइंग दिस विद यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।